नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने अंतर से जीतेगी और छत्तीसगढ़ में तो वो सत्ता ही पलट देगी। उत्तर भारत के 3 राज्यों में उसकी ये जीत बहुत मायने रखती है। सबसे पहले तो कांग्रेस की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। वो विधानसभा चुनाव से अपने रिवाइवल की उम्मीदें संजोई हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो मध्य प्रदेश जीत लेती है और छत्तीसगढ़ उसके पास रहता है, तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी साख बढ़ जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है। दूसरी ओर इंडिया नामक महागठबंधन के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इस जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। अगले 4 महीनों में वो इंडिया के घटकों और उनके नेताओं के साथ कैसे पेश आएगी, ये सोचने की बात है, देखने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एमपी का उलटफेर हुआ कैसे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपना किला क्यों नहीं बचा पाए। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक और चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव जी हैं, तो आइए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार योगेंद्र जी। आ, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपका हमारा बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन इतना उल्टा परिणाम क्या आपने सोचा था कि ये भी हो सकता है? सच बात है कि नहीं सोचा था। अब अचानक चुनाव परिणाम देख के मैं पलट के कहूँ हाँ, मुझे तो पता था, ये तो झूठ होगा ये बात ऐसा कहना। सच बात ये है कि मैं हैरान भी हूँ और मायूस भी हूँ आज के परिणामों से। सिर्फ अगर आप मुझसे 6 महीना पहले पूछते, तो मैं कहता कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीती हुई है। मध्य प्रदेश भी जीत ही जाएगी, राजस्थान टंटे में है, उसका कह नहीं सकते। और तेलंगाना तो देखिए कांग्रेस अगर सेकंड आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप मुझसे 1 हफ्ता पहले पूछते, तो मैं कहता कि तेलंगाना तो जीती हुई है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ निकाल लेगी, कहते हैं थोड़ा-सा क्लोज़ हो गया है लेकिन निकाल लेगी। मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस कुल मिला के आगे है। जिस तरह का मार्जिन था वो तो घट गया था, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस आगे थी। और राजस्थान के बारे में मुझे लग रहा था कि शायद त्रिशंकु मामला हो जाएगा, पीछे रहेंगे। अब सच्चाई हमारी आँख के सामने है। अ, माई जैसा मैंने कहा मायूसी भी है, हैरानी भी है। मायूसी इस बात से नहीं है कि सीधे-सीधे इससे 2024 के आंकड़े बदल जाते हैं। देखिए आज जितने 4 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया है, इनमें कुल मिला के 82 सीट है लोकसभा की। इनमें से कांग्रेस के पास केवल 6 सीट थी पिछली बार और आज के परिणाम के बाद घटी नहीं है, बढ़ी है। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस के पास सिर्फ 3 थी और आज के परिणाम के बाद कम से कम 10-11 सीट कांग्रेस लेगी वहां पे। और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की सीट घटती नहीं, तो कांग्रेस की सीट कुल मिला के 6 की बजाय कोई 20 के करीब हो जाएगी। लेकिन ये केवल आंकड़ों के साथ होना है। असली बात आंकड़ों की नहीं, हौसले की। और आज के चुनाव से जो हौसला, मूड, मिजाज ये जो है, ये बदलता है और कहीं न कहीं ये एक छवि बनती है कि भई बीजेपी तो है ही, अब बीजेपी का तो मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो है ये एक तरह से सच ना भी हो तब भी ये सदमे की बात है, थोड़ा-सा मायूस करने वाली बात क्या ये हिंदी है। पट्टी का चरित्र खास तौर पर माना जाए कि यहाँ बीजेपी थोड़ा-सा अपराजेय हो गई है? अपराजेय जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता। देखिए अभी वहाँ हुआ हिमाचल प्रदेश का परिणाम आया, दिल्ली में हम देखते ही रहे हैं, बिहार में बीजेपी हारी है, सब हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं। मगर ये जो 4-5 राज्यों का समूह है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ पे बीजेपी का एक वर्चस्व है, लेकिन इस तमाम वर्चस्व के बावजूद 2018 में बीजेपी यहाँ हारी थी। जबकि नरेंद्र मोदी जी का दबदबा भी था, जलवा भी था, बीजेपी हारी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हैरान भी हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे। मध्य प्रदेश की आपने चूँकि चर्चा की, मध्य प्रदेश में 4-5 महीने पहले मैं घूमा, तो वहाँ बदलाव की चर्चा थी। ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान जी के बारे में कोई गुस्सा था लोगों के मुँह में, गुस्सा नहीं था लेकिन ये था कि भई हो गया, अब 18 साल हो गए, अब बस, अब कांग्रेस की बारी है। इसलिए भी कि पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी, बेचारों को सरकार नहीं चलाने दी गई, 15 महीने के बाद उखाड़ दिया, तो अब तो इनकी बारी है, ऐसा माहौल।
उसके बाद कांग्रेस ने जरूर बीजेपी ने कुछ अच्छे दांव भी खेले। बीजेपी की तरफ से सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहन योजना इस्तेमाल की, महिलाओं को सीधे सीधे पैसा पहुंचाया। और चुनाव आयोग ने भी पूरा सहयोग किया बीजेपी का, क्योंकि उसी चुनाव आयोग ने जिसने तेलंगाना में रायतु बंधु स्कीम का पैसा देने से रोक दिया आचार संहिता के बाद, उसी चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन का पैसा देने दिया सरकार को। उसके 21 चुनाव से जस्ट पहले पहुंची लोगों के पास, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। इस सब का जरूर फायदा हुआ होगा। और इसी बीच में प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी कि 5 साल तक 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई उंगली नहीं उठाई। जी, ऐसी तमाम चीजें होती रही। ये तो अब इलेक्शन कमीशन का जो चरित्र है, लेकिन अब इन चीजों के बारे में शिकायत करना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली में जून के महीने में गर्मी पड़ती है। अब इसके बारे में कितनी शिकायत करें आप, ये तो सब सामान्य हो गया है। लेकिन चुनाव तो विपक्ष को इसी स्थिति में लड़ना है ना, तो इस स्थिति में कैसे लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, उसका हिसाब सोचना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, जैसा बीजेपी ने राजस्थान में नहीं लड़ा। हम कई बार क्या होता है कि जो जीत गया तो सिकंदर, हर बात उसकी अच्छी थी, वैसा नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रणनीति बनाई, अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेजा और वहां जान लगाई बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी के पास वहां सांगठनिक आधार भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सिंपल बात सोचता हूं कि ये तमाम चीजें पिछली बार भी थी। पिछली बार भी बीजेपी के पास सांगठनिक आधार था, पिछली बार भी बीजेपी के पास रणनीति थी। और पिछली बार और अब के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे बीजेपी का 8% वोट बढ़ गया कांग्रेस से, और बीजेपी ने खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए मध्य प्रदेश में सफलता के। ये बात कम से कम मुझे समझ से परे लग रही है। साधारण चीजें मैं समझ सकता हूं, अगर कोई कहे कि कांग्रेस की जो आसानी से बढ़त थी 4-5 महीने पहले, वो बढ़त घट के बिल्कुल जीरो के करीब हो गई, चुनाव नजदीकी हो गया, ये बात मैं मान सकता हूं, देखता हूं ऐसा हो रहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी 9% आगे बढ़ गई कांग्रेस से। देखिए, 9% एक सामान्य रीडर को पता नहीं कैसा महसूस होता होगा। मैं मोटा हिसाब बताता हूं आपको। 99 डिग्री, 99.5 डिग्री टेम्परेचर है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, यूं हाथ लगा के नहीं बता सकते। लेकिन 102 है या नहीं है, वो आप यूं हाथ लगा के बता सकते हो कि भैया है, बुखार है, बहुत ज्यादा है, चेक करो। 9 डिग्री, 9% एडवांटेज बिल्कुल एक ऐसी चीज होती है जिसको आप बस हाथ लगाइए और आपको पता लग जाएगा। सड़क पे चलिए, हर बच्चा बच्चा आपको बात करते हुए मिलेगा। 9% इतना बड़ा फासला होता है। मैं मध्य प्रदेश में घूमा, बहुत पत्रकार घूमे, किसी को वो दिखाई नहीं दिया। तो कहीं कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से परे है, और जो चीज समझ से परे है उसका मैं बहुत गूढ़ व्याख्या कर दूं, वो तो समझदारी की बात नहीं होगी ना। समझ से जो परे है उसको मान लो कि समझ से परे है। दो चीज इसका मुझे जरूर आसान दिखाई देती विश्लेषण है। लोग ईवीएम में ढूंढते हैं। मैं देखिए, मैं बात कहीं इस पे आ सकती है, इसकी मुझे भी आशंका रहती है। मैं ईवीएम की थ्योरी में विश्वास नहीं करता। ये बात हुई थी बहुत पहले, और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अभी तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला कि बीजेपी ने ईवीएम के सहारे चुनाव जीते हों, और बिना प्रमाण की इस बात को मैं नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, और शायद पहली बार कह रहा हूं, कि ये परिणाम समझ से आगे है। कुछ है जो समझ से परे है। लेकिन दो और बात जोड़ दूं जो समझ में आती हैं, वो ये कि कांग्रेस के पास संगठन था। देखिए, अगर आप कांग्रेसियों से पूछो तो वो बताएंगे कि हमने 2018 की तुलना में कहीं बेहतर चुनाव लड़ा। हमारे पास नीचे तक कार्यकर्ता थे, संगठन की तैयारी थी, हमारे पास एक स्पष्ट नेता था, नेताओं के बीच में झगड़ा नहीं था। तो कांग्रेस ने पहले से बेहतर चुनाव लड़ा है। बेहतर चुनाव लड़ने के बाद आप क्यों हारते हैं, इसका एक गंभीर सवाल उठता है। मुझे दो कमजोरियां बड़ी नजर आती हैं कांग्रेस की इस चुनाव में। पहली तो ये कि कांग्रेस के पास बीजेपी का विरोध करने को बहुत बातें थी, अपना कहने को कुछ बड़ी बात नहीं थी, जिसे नैरेटिव कहते हैं, एक कहानी, एक सपना आप लोगों के सामने रखते हैं। कांग्रेस, बीजेपी कहती थी हम 1250 देंगे लाडली बहन में, कांग्रेस कहती थी हम 1500 दे देंगे, कांग्रेस कहती थी हम सिलेंडर भी दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन कुछ एक स्पष्ट सपना लोगों के सामने आप रख सके, ऐसा कांग्रेस करने में असफल रही। और दूसरा, मेरी समझ में मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का सवाल पहली बार उठ रहा था,
पहली बार मध्य प्रदेश में मैंने मंडल की सुगबुगाहट देखी, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी वहां। लेकिन उस मंडल की सुगबुगाहट से जोड़ने में कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से विफल रही। दरअसल कांग्रेस से ज्यादा उधर राहुल गांधी ओबीसी की बात करते रहे, लेकिन ओबीसी को टिकट बीजेपी ने ज्यादा दिया कांग्रेस से। तो ओबीसी वेव्स के साथ जुड़ सकना, उसके साथ राइड करना, वो कांग्रेस के लिए संभव था, जो उसने नहीं किया। ये दो कमियां मैं देखता हूं, लेकिन केवल इन दो कमियों से क्या 9% फासला स्पष्ट हो जाता है? नहीं होता। बस जितना मैं समझ पाता हूं उतना आपको बता रहा हूं। क्या आप इसको हम हिंदुत्व फिनोमेना से जोड़ सकते हैं कि हम उसको नहीं गेज कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि ये पूरी यही पट्टी है जहां बुलडोजर भी चले हैं, जहां लव जिहाद भी करवाया जाता रहा है, और तमाम चीजें, ये मध्य प्रदेश का मालवा, महाकौशल, ये सब रीजन है जहां पर ये खूब हुआ है, और बाकी उत्तर प्रदेश और वगैरह वगैरह भी होता रहा है। वहां भी छत्तीसगढ़ में भी दंगे हुए, दंगों को ठीक ढंग से बघेल सरकार ने उनसे निपटी नहीं। क्या ये सब काम कर रहा है? राजस्थान में कन्हैया लाल का मसला। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी जहां तहां हिंदू मुसलमान का सवाल उठाती रही है और जितना भरसक प्रयास हो सके सांप्रदायिक बातों को फैलाती रही है। मगर जमीन पे वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। लोग बात साधारणतः विकास की करते थे, सरकार की परफॉर्मेंस की बातें करते थे। ये जरूर है कि हिंदुओं का पक्षधर होने की बीजेपी ने जो छवि बनाई है, उस छवि के चलते बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो गया है। लेकिन वो अब हर रोज हिंदू मुसलमान की बात से जुड़ा हुआ नहीं, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी ने अपना एक एक स्थायी आधार बनाया है, दीर्घकालिक आधार बनाया है, वो जरूर। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्यादा हिंदू मुसलमान की चर्चा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे कर्नाटका में भी नहीं थी, जहां बीजेपी जीती है वहां भी नहीं थी। राजस्थान के दो चार इलाकों में किया, तिजारा में किया, पोखरन में किया, दो चार जगहों पे किया। मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह पे किया। लेकिन ये चुनाव मुख्यतः सांप्रदायिकता पे हो, इसका कोई आभास, भनक मिलती नहीं थी। आपके कई साथी रिपोर्टर्स भी जाते होंगे, आप भी पूछिएगा, मुझे नहीं लगा कि वो मुद्दा था यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ है जो समझ से परे लगता है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितना बड़ा झटके है? अम, ये ये चुनाव एक मायने में कांग्रेस का था। बीजेपी के लिए इस चुनाव में जो भी परिणाम आ जाता, बीजेपी की 2024 की तैयारी पे लंबा चौड़ा असर होने वाला नहीं था। जैसा कि 2018 में हार के भी बीजेपी पे बहुत असर नहीं हुआ था। ये चुनाव कांग्रेस के लिए था, ये साबित करने के लिए कि कांग्रेस वापस दावेदार बन सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी है, कुछ कर सकती है। अ, और ये कांग्रेस ने तेलंगाना में करके दिखाया, बहुत विकट स्थिति में करके दिखाया, जहां लगभग, जैसे मैंने कहा, पहले तो लोग कह रहे थे कि नंबर 2 पे ही नहीं आएगी कांग्रेस, फिर लगा कि शायद नंबर 2 पे आ जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व ने अ, एक नए अध्यक्ष को बनाया, उसको अथॉरिटी दी, पार्टी में ऊर्जा आई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी उठी, कर्नाटका से उसको नैतिक और शायद आर्थिक सहारा भी मिला, उस सब से कांग्रेस उठी। तो कांग्रेस ने वहां से, जहां 30% के नीचे डूब गई थी, जहां से अमूमन कांग्रेस वापस उठती नहीं, वहां से कांग्रेस उठ के आई। ये कांग्रेस ने साबित किया। लेक तो एक हारा हुआ इलेक्शन जीत के दिखाया, लेकिन उधर जीते हुए इलेक्शन हार के भी दिखा दिया। तो उससे जो था, जो कांग्रेस को बड़ा एडवांटेज हो सकता था, अगर कांग्रेस यहाँ दो जगह भी जीत जाती, मान लीजिए छत्तीसगढ़ जीत जाती और राजस्थान में अगर त्रिशंकु विधानसभा भी आ जाती, कांग्रेस, अगर बीजेपी को स्पष्ट मेजोरिटी ना आती, तो कांग्रेस ये दावा कर सकती थी, देखिए कुल मिला के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन आज का जो परिणाम है, उससे तो कांग्रेस को धक्का होगा। कांग्रेस को ही नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऐसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि इस देश में 2024 में बदलाव हो, हम सबके लिए एक धक्का, इस बात को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए। एक धक्का है परसेप्शन में, आंकड़ों में भले ही ना हो, लेकिन जो जनता की छवि होती है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जैसे अब राजस्थान की आप बात कीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कई योजनाएं बनाई। मैं कई समय से कह रहा था, लिख रहा था
कि अशोक गहलोत जी 2 बार अच्छी सरकार चला के चुनाव अच्छे से हार चुके हैं। अब तीसरी बार क्या करेंगे? क्या फिर इस बार उन्होंने ज़्यादा अच्छी सरकार चलाई थी? ज़्यादा अच्छी इस मायने में, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय वो पायलट गहलोत झगड़े में उलझे रहे। लेकिन अपने आखिरी डेढ़ 2 साल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएँ बनाई जो दूरगामी थी। चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य वाली है, बहुत अच्छी योजना है और जो अच्छे तरीके से लागू भी। पेंशन उन्होंने लागू की वहाँ गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए किया। तमाम उन्होंने 4-5 ऐसे काम किए जो बहुत दूरगामी और अच्छे काम हैं। उसके बाद चुनाव हारना तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सड़क पे घूमते, तो आपको अशोक गहलोत के बारे में खिलाफ बात लोग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सरकार से नाराज़गी नहीं थी। इस सब के बावजूद अगर कांग्रेस चुनाव हारी है, तो कांग्रेस को सचमुच इस पे मंथन करने की ज़रूरत है, ये झटका है। और कम से कम राजस्थान में समझ आता है किन चीज़ों की वजह से पार्टी हारी होगी। मध्य प्रदेश में मुझे पूरा समझ नहीं आता, राजस्थान में समझ आता है। क्योंकि अंततः राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में फासला सिर्फ 3% का है। सीटों में बहुत बड़ा फासला दिखाई दे रहा है, वो 67 वो 115-20 के करीब पे है। लेकिन वोट में केवल 3% का फासला है। और अगर कांग्रेस ने सिर्फ 2 काम कर लिए होते, तो मैं समझता हूँ ये 3% फासला ना बचता। पहला, कई एमएलए के खिलाफ गुस्सा था लोगों में। अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन एमएलए के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी। ये कांग्रेस को पता था, अशोक गहलोत को पता था, हर व्यक्ति को सड़क पे पता था, लेकिन उनका टिकट नहीं काटा गया। मैं समझता हूँ उसी में कांग्रेस ने 10, 12, 15 सीट तो गँवा दी केवल इस चक्कर में। और दूसरा, जो 2 समझौते हो सकते थे, गठबंधन की ज़रूरत या संभावना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं थी, लेकिन राजस्थान में थी। एक गठबंधन सीपीएम के साथ, जो न करने की वजह से कांग्रेस को 4 सीट का नुकसान हो चुका है अब तक, अभी मैंने जब देखा था। और दूसरा, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिस जिसके साथ गठबंधन न करने से कांग्रेस को लगभग 11 सीट का नुकसान हो चुका है। ये जो 15 सीट का बैठे-बैठाए नुकसान करवाना, ये तो मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि कोई भी समझदार पार्टी ऐसा काम कैसे कर सकती है, जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि हम तो इलेक्शन जीत ही चुके हैं, या आपको परवाह ना हो कि जीत-हार से क्या फ़र्क पड़ता है। कम से कम बीजेपी इस तरह की रणनीतिक भूल नहीं करती, इतना मुझे विश्वास है। तो अ, ये इसलिए कांग्रेस के लिए काफ़ी सेटबैक है। ये चूक क्या मध्य प्रदेश में भी नहीं हुई है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना पार्टी, इन तमाम पार्टियों से किसी तरह का तालमेल अगर उसका होता, गोंडवाना पार्टी से पिछली बार था, उसका फायदा भी मिला था। 2 बात है, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी स्थिति है नहीं अन्य पार्टियों की जितनी दिखती है। देखिए, आप जब राजस्थान का देखते हैं खाता, इस वक़्त देख रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे ही हम देख लें, तो राजस्थान में अन्य को मिल रही हैं 15 सीटें और यही आप देखिए मध्य प्रदेश में तो अन्य को मिल रही है केवल 1 सीट। अन्य की स्थिति मध्य प्रदेश में इतनी मजबूत है नहीं। वो चर्चा बहुत हो गई समाजवादी पार्टी को लेके, चूँकि अखिलेश यादव और कमलनाथ जी में आपस में कुछ कहा-सुनी हो गई। लेकिन दरअसल वहाँ इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, राजस्थान में बड़ा मुद्दा है। 15 में तो जीत गए हैं अन्य और मैं समझता हूँ 35 पे असर डाला होगा अन्य ने। तो वो मैनेजमेंट करना बहुत क्रिटिकल था राजस्थान में और वो वहाँ भूल हुई। सपा वाला मामला बहुत छोटा था, 3-4 सीट का था, कांग्रेस समझदारी दिखा सकती थी, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस हारी हो ऐसा नहीं है। और बसपा से समझौता करना आसान काम नहीं। उसका रिकमेंडेशन करना आसान है, उसे करवा लेना लगभग असंभव है, चूँकि ऐसा लोगों का एक इस वक़्त विश्वास बना हुआ है कि जब तक ईडी और आईटी इस देश में हैं, तब तक बसपा और दूसरी पार्टियों का समझौता काफ़ी कठिन है। छत्तीसगढ़ में हार को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या चूक हुई है कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में भी मैं हैरान ज़रूर हूँ, चूँकि भूपेश बघेल जी ने अपेक्षाकृत ज़्यादा अ, चतुर सरकार चलाई थी, सिर्फ़ अच्छी नहीं उन्होंने किया, किसानों को उन्होंने धान दिया। अगर वो जीत गए होते, तो इस वक़्त बैठ के मैं कह रहा होता कि देखिए उन्होंने किसानों को धान का बेहतर पैसा दिया, किसी भी देश से, किसी भी अन्य राज्य से बेहतर पैसा दिया। कांग्रेस ने अगर कांग्रेस जीत गई होती तो हम बैठ के ये भी कह रहे होते कि देखिए जो इनका झगड़ा था आपस में सिंहदेव जी का और भूपेश बघेल जी का, उसको भी कांग्रेस नेतृत्व ने निपटा दिया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें की। लेकिन छत्तीसगढ़ में संभव है कि उन्होंने खुद अपने
प्रोपेगेंडा में कुछ ज्यादा विश्वास कर लिया, जो कि एक बड़ी भूल होती है। प्रोपेगेंडा करना आज की राजनीति की मजबूरी है, लेकिन अपने ही प्रोपेगेंडा में अगर आप विश्वास करने लग जाएं, और कहीं ना कहीं एक ढिलाई, एक कॉम्प्लेसेंसी, एक आत्मविश्वास कि हाँ भाई जीत गए हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो जो जी जान लगा के अंत तक चुनाव लड़ना चाहिए वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4% से पीछे है। और मुझे अब भी लगता है कि अगर कांग्रेस ने थोड़ा जी जान लगाई होती तो ये 4% ऐसा असंभव मार्जिन नहीं है जो कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती थी। अ, इंडिया के लिए इसमें से क्या संदेश निकालते हैं? इंडिया गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा इस हार जीत का? एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक ये कि हौसले थोड़ा सा पस्त होंगे कुछ दिन के लिए। कि लोग कहेंगे अरे भाई डन डील है 24, तो ये तो हिंदुस्तान में मुहावरा, और खासतौर पे जिस तरह की मीडिया का चरित्र है हमारे यहाँ, उसमें बहुत आसानी से जब बातें कही जा सकती हैं, तो ये तो नकारात्मक है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक बात ये है कि कभी-कभी इस तरह का झटका आपको सबक सिखा जाता है। तो इस झटके के बाद अगर विपक्ष को ये समझ आता है कि भाई एक साथ रहने में ही समझदारी है और अपने छोटे-छोटे अहम के झगड़े छोड़ के कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो और दूसरा कि किसी एक पार्टी को ऐसा अहंकार ना हो कि बस जो कुछ भी होगा मेरी ही छतरी के नीचे अब होगा। तो आज के इस परिणाम के, नकारात्मक परिणाम के बावजूद एक सकारात्मक संदेश ये हो सकता है कि इससे अलायंस बनाने की मजबूरी और ठीक से अलायंस बनाने की संभावना बढ़ सकती क्या आपको लगता है कि ये चुनाव नतीजे ये भी बताते हैं कि भारत राजनीतिक तौर पर उत्तर और दक्षिण में बँट गया है? दक्षिण में बीजेपी साफ हो रही है, उत्तर में उसकी मजबूती दिख रही है। ये एक मायने में तो सही है ही कि दक्षिण में तो बीजेपी के लिए दरवाजा बंद हो गया। देखिए, एक तो कर्नाटका में हारे, अ, और अच्छे खासे हारे, और फिर तेलंगाना में ले दे के बीजेपी की उम्मीद तेलंगाना में थी, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में बीजेपी का कोई ठौर ठिकाना है नहीं, आंध्र प्रदेश में शून्य है, केरला में आने में अभी तो बहुत समय लगेगा, सब तरफ दरवाजे बंद हैं। लेकिन बीजेपी को पिछली बार 2019 के बाद ये उम्मीद बंध गई थी कि भाई हो ना हो तेलंगाना में जरा धक्का लगाएंगे, वहां मुसलमान भी हैं, जहां मुसलमान है वहां बीजेपी की दुकान है। तो बीजेपी को लगता था कि उसमें जरा जोर से धक्का लगाएंगे तो कुछ गुंजाइश निकल आएगी। आज के परिणाम से बीजेपी, बीआरएस को तो धक्का पहुंचता ही है, बीजेपी को भी धक्का पहुंचता है। अब ये देखना होगा कि कहीं वहां भी जिस तरह से कर्नाटका में हुआ कि बीजेपी और जेडीएस का समझौता जैसे कर्नाटका में हो गया, क्या यहाँ भी वही होगा? यानी कि बीआरएस और बीजेपी में समझौता होगा, जिसकी काफ़ी संभावना और आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर वैसा नहीं होता, तो बीजेपी के लिए तेलंगाना का रास्ता तो लगभग बंद हो गया है। तो ये बात सही है कि पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी बाहर है, और उत्तर भारत में बहुत मजबूत है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो ये जो एक अंतर है, ये अंतर आज है, महसूस हो रहा है। मगर इसको अभी परमानेंट ना माने, क्योंकि उत्तर भारत में भी बिहार है, झारखंड है, ऐसे अभी हिमाचल में कांग्रेस हारी ही है, दिल्ली में बीजेपी विधानसभा में हारी कांग्रेस हिमाचल में। हारती है। तो इसलिए, और हरियाणा में अभी भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। इसलिए अभी भी इसे पूरा उत्तर और पूरे दक्षिण का अंतर ना माने, लेकिन हाँ, एक दरार तो है जो राजनीति में साफ दिखाई। 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक होने वाली है। आपको क्या लग रहा है अब एजेंडा टेबल पर क्या होगा? क्या एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी इंडिया को? करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर कोई किसी गलतफहमी में या किसी दंभ का शिकार है, तो मैं सोचता हूँ कि उन सब का गलतफहमी और दंभ समाप्त हो चुका होगा और नए सिरे से शुरू करेंगे। इस एहसास के साथ कि अगर एक साथ नहीं आए, तो देश को जो नुकसान होगा तो वो तो होगा ही, खुद इनको बहुत भारी नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ अगर उस एहसास में ये समझदारी भी जुड़ जाए कि केवल सीटों का बँटवारा करना और सीटों की अंडरस्टैंडिंग बना लेने भर से काम नहीं चलेगा। अपनी बातचीत में मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर विपक्षी गठबंधन को कुछ हासिल करना है, तो उसे देश के सामने एक नया एजेंडा रखना पड़ेगा,
एक नया सपना जनता के सामने रखना पड़ेगा, जो अब तक हमें पता नहीं है। अब तक तो हमें केवल ये पता है कि ये सब इकट्ठा आना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं और लोकसभा की सीटों का बँटवारा आपस में कर लेंगे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जनता में उत्साह पैदा करने के लिए। आपको बताना होगा कि जनता को कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, वो पेश करें और इनमें से किसी एक आधे मुद्दे को लेके ज़मीन पे जाके संघर्ष करना भी अनिवार्य है। तो ये 2 चीज़ अगर इनका एहसास बनता है, तो अब भी इंडिया अलायंस इस देश में कुछ बदलाव ला सकता है और उसकी वजह ये है कि बीजेपी को जहाँ चुनौती दी जा सकती है और जहाँ मिलेगी, वो इन 3 राज्यों के बाहर है। तो उस लिहाज से 3 राज्य वो इलाके नहीं है जिस पे बीजेपी को हराने की उम्मीद टिकी हुई। यहाँ तो पहले से ही सब लोग मान के चले थे कि बहुत मुश्किल होगा। जो उम्मीद है दूसरे इलाकों से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, वहाँ पे उम्मीद है और वो उम्मीद अभी भी कायम है। अगर इंडिया अलायंस उस उम्मीद को ठीक ढंग से रियलाइज़ कर सके, जीते हुए मैच को ना हारे। अंतिम प्रश्न है, इन चुनाव नतीजों ने मोदी को कितना मजबूत कर दिया? मोदी वैसे पहले से मजबूत रहे हैं। इस चुनाव में उन्होंने बहुत सोच बना के जो भी क्षेत्रीय क्षत्रप हो सकते थे, जो उनका कल परसों परले दिन मुकाबला कर सकते थे, उन सबको भी अपनी जगह पे अपनी जगह बता दी है, उनको अपने ठिकाने लगा दिया है। तो ज़ाहिर है बीजेपी के अंदर मोदी का कद बढ़ेगा, वैसे भी मतलब कोई छोटा नहीं था और वर्चस्व एक तरह से था, मगर उनका वर्चस्व जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं नहीं समझता कि केवल मोदी के सहारे बीजेपी जीतती है क्योंकि बीजेपी का पुराना खेल है। जो चुनाव हार जाते हैं वो कहते हैं स्थानीय लीडरशिप की तरह वजह से हारे, कर्नाटका हारे तो उससे मोदी जी का कद कम नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश जीते तो मोदी जी का कद बढ़ गया। ये तो एक परसेप्शन बिल्डिंग का खेल हुआ करता है। लेकिन बीजेपी में मोदी जी का वर्चस्व है और अभी कुछ देर तक बना रहेगा। और मोदी जी का करिश्मा इन करिश्मे में चुनावों के कुछ तो जरिए दिखा? सच्चाई है और काफ़ी कुछ मीडिया की बनाई है। करिश्मा उतना ही होता है जितना बनाया जाता है और इस देश में करिश्मा बनाने का खेल पिछले कुछ सालों से बहुत कुछ चल रहा है। तो अ, मैं नहीं समझता कि केवल मोदी जी के सहारे चुनाव जीते गए हैं। बीजेपी ने जीते हैं और बीजेपी में मोदी जी शामिल हैं, लेकिन कोई कहे कि केवल व्यक्तिगत करिश्मे के सहारे जीते गए, तो फिर उसको ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी के करिश्मे के कारण कर्नाटका का चुनाव हारा गया, हिमाचल का चुनाव हारा गया, 5 साल पहले तीनों चुनाव बीजेपी हारी थी, तो वो उनकी वजह से हारेगी, ऐसा होता नहीं है। मैं समझता हूँ, ये मान लेना कि केंद्रीय चुनाव एक अलग चीज़ है क्योंकि इस देश का वोटर अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को अलग करना सीख गया है। तो लोकसभा वाले में मोदी जी पॉपुलर हैं, उनका असर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विधानसभा के चुनाव खाली मोदी जी के सहारे जीते जा सकते हैं, वो बात सच नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया योगेन जी, सत्येंद्र जी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।